भाई थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला। आज उन सारे व्यूअर्स के साथ, उन सारे स्टूडेंट्स या उन सारे नए प्लेयर्स के साथ टाइम निकाला जो बहुत कुछ आपसे सीखेंगे आज। भैया स्पेशली थैंक यू आपका, जो आप आए हमारे पास और इंटरव्यू के लिए आए हो, तो थैंक यू आपका भी बनता है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई आई एम श्योर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे जो बच्चे अभी देखेंगे या जो स्पोर्ट्स में जो सारे लोग हैं, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस टाइप का आपका करियर रहा है, जिस टाइप आज आप प्रो कबड्डी प्लेयर हैं, डिफेंडर हैं, बहुत ही स्ट्रांग डिफेंडर हैं और बहुत सारे अलग अलग टीम्स के साथ आपने आपका एसोसिएशन रहा है, तो प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताइए और अपने थोड़ा अचीवमेंट्स और आपका करियर, ओवरऑल आपका करियर कैसा रहा इसमें। मैं दिल्ली के गांव है निजामपुर, छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। निजामपुर गांव है अपना, तो वो अपना निजामपुर गांव जो कबड्डी की फैक्ट्री माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में, निजामपुर गांव को कबड्डी की फैक्ट्री माना जाता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कबड्डी खेलते थे और स्टार्टिंग से ही हमारे गाँव में कबड्डी का ही गेम रहा है। तो देखते ही देखते, जैसे 2002 में मैंने भी कबड्डी स्टार्ट की थी अपने सीनियर को देखते हुए, वैसे ही जाते थे ग्राउंड पे देखने के लिए, तो ऐसे ही उनको देखते देखते स्टार्ट कर दी थी। स्टार्टिंग में ऐसा कोई वो नहीं था कि करियर बनाना है, सिर्फ एक पैशन के उससे ही स्टार्ट कर दी थी कबड्डी। लोग ऐसे जरूर होंगे जो ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो आपने स्टार्ट करा अपना करियर, आई एम श्योर आपने भी अपना शायद स्कूल टाइम पे स्टार्ट करा होगा ऐसा, और धीरे धीरे सीखते सीखते, जैसा कि आपने बताया निजामपुर एक गढ़ है इस चीज का, जहाँ से वो स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो बनते हैं, उभर के आते हैं, वो वहां से आते हैं सारे। तो प्लीज इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैंने भी स्कूल टाइम से स्टार्ट किया था, 2002 में स्टार्ट कर दिया था मैंने भी, और 2005 में फर्स्ट नेशनल खेला था, वेट कैटेगरी का खेला था, 50 kg वेट होता था उस टाइम पे। तो वो फर्स्ट जो अपना था नेशनल था उस टाइम पे, वो 2005 में खेला था, दिल्ली की तरफ से ही नेशनल खेला था। तो वहीं से करियर की स्टार्टिंग हुई थी, 2-3 साल प्रैक्टिस में लगे थे, फिर अब जो सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो गई थी 2005 में, फर्स्ट नेशनल था, और तब से लेके आज तक कंटिन्यू नेशनल खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं मेडल भी आते हैं, गोल्ड भी आता है, ब्राउन भी आता है, सिल्वर भी आता है, मेडल हैं, और प्रो कबड्डी में भी आए हैं, तो अच्छा रहा अभी तक जो भी है। बहुत बहुत ही अच्छी बात है भाई, क्योंकि अगर हम देखा जाए, अगर हम इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में एक स्पोर्ट्स को, एक ऐसा खेल है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको क्रिकेट बोला जाता है। पर आज अगर हम बात करें, आज अभी रिसेंट में भी कल परसों में एक अर्जुन अवार्ड भी मिला है कबड्डी के प्लेयर को। आई एम श्योर अगर आप उनके बारे में भी अगर थोड़ा बताना चाहें तो। दीपक हुड्डा को मिला है, दीपक निवास हुड्डा है जो उनको अर्जुन अवार्ड मिला है अभी। और ऐसा है हमारे गांव में ऑलरेडी पहले से ही 2 अर्जुन अवार्ड हमारे गांव में भी हैं। जो इंडिया टीम के कैप्टन रहे राकेश कुमार, वो भी हमारे गांव से ही रहे हैं, निजामपुर गांव से। और मंजीत छिल्लर है, उनको भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। तो हमारे गांव में पहले भी काफी नाम रहा है कबड्डी का, जो मैंने बताया। और अभी जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, वो मिला है अपने उनको, जो अभी दबंग दिल्ली कोच थे उनको प्रो कबड्डी में। और ध्यानचंद अवार्ड मिला मनप्रीत जी को, उनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है। और दीपक निवास हुड्डा, उनको अर्जुन अवार्ड मिला अभी। प्रो कबड्डी में वो कहते हैं अगर कुछ कंपटीशन होता है, अगर कुछ सिलेक्शन होना होता है, तो उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप उसके बारे में प्लीज अगर कुछ थोड़ा बताएं तो। जो आपको प्रैक्टिस टाइम होता है ना, वो प्रैक्टिस टाइम आपको पूरा फोकस करना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं कि आप खेलना स्टार्ट कर दिया तो आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। स्टार्टिंग की थी 2002 में, मैंने आपको अभी बताया, तो फर्स्ट नेशनल था। तो और प्रो कबड्डी 2013-14 में स्टार्ट हुई है, तो 10-12 साल लग गए उस मुकाम तक आने के लिए। तब तक ऐसा नहीं था प्रो कबड्डी से पहले की कोई पहचान थी कबड्डी की, ऐसा नहीं था। सिर्फ नेशनल खेलते थे, मेडल आते थे, जॉब मिल जाती थी, किसी को मिलती किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन प्रो कबड्डी आने के बाद पैसा भी मिला है, जॉब भी मिली है, और सबसे मेन चीज़ रहती है अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना। तो प्रैक्टिस पे फोकस बहुत ही ज़रूरी है। आपको बुरी चीज़ों से बचना पड़ेगा। आपको कोई मना भी करेगा कि नहीं चोट लगती है, आप क्या करो, खेल के पढ़ाई करो, सब चीज़ें होती है। मेरी फैमिली में थे, फादर मना करते थे पहले कि नहीं क्या करेगा, वेट भी नहीं था इतना। स्टार्टिंग की जब 28 kg वेट था, 28 किलो था, और आज 78 kg है, तो 50 kg से अप हो गया वेट भी। उस टाइम पे सब मना करते थे, हेल्दी भी नहीं थे, हाइट भी नहीं थी। तो वो टाइम था जब ग्राउंड जाते थे तो चोट लगती थी, इंजरी होती थी, फैमिली वाले मना भी कर देते थे। लेकिन ये विश्वास दिला रखा था कि फैमिली को, जब नेशनल खेल के आए थे, कि हाँ ये सक्सेस हो सकता है।
जो एक जॉब मिली, दूसरी मिली, दो जॉब छोड़ी, तीसरी फिर मिल गई। ओएनजीसी में कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे, फिर रेलवे में, नागपुर रेलवे में, SER में, उसमें जॉब मिली, वो छोड़ दी। अब NWR रेलवे में जॉब करते हैं जोधपुर में, वहाँ पे जॉब मिल गई और प्रॉपर कबड्डी से अपना नाम हो गया, पैसे भी आ गए, आज सब कुछ है अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको प्रो कबड्डी के जरिए कौन नहीं जानता आज। अमित छिल्लर एक ऐसा नाम है जो आई एम श्योर आज के टाइम में कबड्डी में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको शायद नहीं पता ये नाम। और मैं साथ में भी बोलूंगा अमित भाई, दोबारा थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपनी सारी अचीवमेंट शेयर करने के लिए। पर जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट करा, पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा था कि आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं मिल पाएगी, या फिर कहीं ना कहीं से वो प्रेशर रहता है, क्योंकि आई थिंक अगर हम इंडियन मेंटालिटी की भी बात करें तो दोबारा घूम फिर करके सिर्फ एक ही खेल सामने आता है, क्रिकेट। पर जैसा कि अभी आपने बताया कि कबड्डी के थ्रू ही आप ONGC में भी रहे और नॉर्दर्न रेलवेज में भी आपकी जॉब रही, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जो आपने बहुत सारी जॉब्स भी स्विच करी, और आज आप नॉर्दर्न रेलवेज में भी जॉब करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इन चैलेंजेस के बारे में, और ऐसे आपने ऐसा क्या करा कि आप इन चैलेंज को ओवरकम कर पाएगी, ऐसा आपने क्या करा कि ताकि ये चैलेंजेस आपने फेस जरूर करे, उनका सोल्यूशन क्या निकाला, अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा। और जो अक्सर देखा जाता है जब भी हम ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स की तरफ से दबाव रहता है, हमारे दोस्तों की तरफ से, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं, अक्सर ऐसी टिप्पणियां आती हैं कि यार आपका बच्चा एक ऐसे स्पोर्ट्स में है जिसका फ्यूचर ही नहीं है। तो अमित भाई, आपने ये सिचुएशन कैसे हैंडल करी? आई एम श्योर ये सिचुएशन आज की डेट में बहुत सारे बच्चे फेस करते होंगे। मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो तो सब कबड्डी खेलते थे, जो हमारा फ्रेंड सर्कल तो फ्रेंड्स की तो ऐसी कोई वो नहीं थी कि यार नहीं कबड्डी नहीं, तो वो तो खुद ही चाहते थे कि हम कबड्डी खेलें, लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते थे। पेरेंट्स चाहते थे कि पढ़ाई करें, क्योंकि इतना आप खुद ही बोल रहे हो, हमें भी पता है, सबको पता है कि सबसे ज्यादा क्रिकेट को ही लाइक करते हैं अपने देश में। लेकिन अब कबड्डी पे ध्यान देने लग गए लोग। अपनी TRP है जो क्रिकेट के बाद सेकंड नंबर पे आ गई थी कबड्डी की TRP, और काफी देश विदेशों में भी देख रहे हैं इसको, फॉरेन से भी आ रहे हैं। और उस टाइम था तो कि फादर ने मना कर दिया था, मम्मी भी मना कर रही थी, भाई भी मना कर रहा था, सब मना कर रहे थे कि नहीं कबड्डी नहीं। उनको लग रहा था कि खेती बाड़ी है अपने सब, तो कोई तो पढ़ा लिखा होना चाहिए घर में। वो चाहते थे कि पढ़ाई करे, लेकिन मेरे को भी 6th क्लास के बाद पढ़ाई हजम नहीं हुई। और मैं ये एक ऐसा बंदा जो अपने घर में मतलब पूरी फैमिली में प्राइवेट स्कूल में गया था, नहीं तो बाकी सब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े थे। और ऐसा कोई नहीं था कि जो मतलब आगे तक गया हो पढ़ाई में भी। तो फैमिली को भी ये लग रहा था कि हाँ, मेरा उस टाइम पे पढ़ाई में भी माइंड अच्छा था 5th क्लास तक, लेकिन 6th में मैंने ग्राउंड ज्वाइन कर लिया था, तो फिर वो बस जहाँ तक था माइंड पढ़ाई में वहीं तक रहा। लेकिन फैमिली को ये लग रहा था कि लड़का पढ़ लेगा तो अच्छा हो जाएगा, फैमिली में कोई तो होगा जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ लिख के जॉब लगे। लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही फोकस था, ध्यान था एक ही जगह पे कि कबड्डी, मेरा पैशन बन चुका था कबड्डी। मैं तो चोरी छुपे कबड्डी ग्राउंड पे चला जाता था। स्कूल में जब स्कूल टाइम होता था मॉर्निंग में, तो उस टाइम पे भी मॉर्निंग में कि स्कूल की जगह थोड़ा लेट हो जाते थे स्कूल में भी, या बंक मार देते थे, अपने ग्राउंड पे चले जाते प्रैक्टिस के लिए। मॉर्निंग की प्रैक्टिस होती थी 2-3 घंटे की, इवनिंग में 2-3 घंटे की प्रैक्टिस होती थी। तो फैमिली को लास्ट में आके जब लगा कि मैं नेशनल खेल के आया था, तो उनको थोड़ा लगा था कि हाँ खेल सकता है। लेकिन उससे थोड़ा आगे चल के फिर इंजरी हो गई थी, यहाँ आँख पे चोट लगी थी, किसी लगी थोड़ी बहुत। वो बोले थे नहीं बेटा तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे, तू छोड़ दे, अपना और कुछ देख ले। तो अमित भाई, ये जो सिचुएशन आई जहाँ पर मैं नेशनल ऑलरेडी खेल चुका था, डेफिनेटली मैं इस पर जरूर वापस आऊंगा कि नेशनल खेलने के बाद अपना खुद का कैसी फीलिंग थी। क्योंकि नेशनल तक पहुंचने के लिए हर एक खिलाड़ी को पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, स्टेट खेलना पड़ेगा, तब जाके वो नेशनल की कहीं तैयारी करता है, और नेशनल में तब जाके कहीं क्वालिफाई करता है। जब वो क्वालिफाई करता है, ट्रायल्स होते हैं, तब वो शायद कहीं अगर सिलेक्ट होता है तब वो नेशनल खेल पाता है। तो पहली चीज तो ये कि आपका नेशनल खेलने के बाद कैसी फीलिंग थी जब आपने घर पे बताया कि यार आज मैंने नेशनल खेल लिया है। तो अमित भाई ने इंडियन कबड्डी टीम से नेशनल खेला है। तो अमित भाई, क्वेश्चन आपके लिए जरूर है कि नेशनल खेलने के बाद कैसी फीलिंग थी, और जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया तो उनका कैसा रिस्पॉन्स था? स्टार्टिंग में तो जब ट्रायल मतलब ये था कि आप बोलो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट होती है, तो अपने इधर तो दिल्ली में स्टेट होती है। स्टेट में
फिर कैंप जो अच्छा खेलते हैं उनको कैंप में ले लेते हैं, हाँ जी। ट्रायल होती है, फिर कैंप चलता है, उस कैंप में ट्रायल चलती है। तो 10-15 दिन का ऐसे ही कैंप था, ट्रायल चल रही थी। तो उसमें जब लास्ट में जब सिलेक्शन कोचेज बोल रहे थे कि भाई ये नाम ले रहे थे, अमित, प्रमोद, ऐसे नाम ले रहे, संजय, जो भी नाम ले रहे थे, तो मेरा नाम आया तो मेरे को तो समझ में नहीं आता। उस टाइम पे अंदर से अलग ही फीलिंग आ रही थी। मैं मतलब मेरे को ये लग रहा नहीं, उस टाइम पे ये लग ही नहीं रहा था कि मेरा नाम लिया जा रहा है, क्योंकि 50 केजी वो था उस टाइम पे, वेट कैटेगरी थी उसके अंदर ही। और उस टाइम पे मेरा वेट होगा 38 के आसपास, अराउंड होगा 38-40 के। मेरे को यकीन नहीं था कि मैं मतलब जा सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि गेम अच्छा था। तो मेरे को सब बाकी बोलते थे कि तेरा सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। मेरे को खुद ये था कि यार कहीं नहीं हो, और फैमिली वाले फिर नहीं जाने दे ग्राउंड पे। तो सिलेक्शन होने के बाद खेलने गए थे, झारखंड खेलने गए थे, बोकारो में। बोकारो स्टील सिटी है झारखंड में, तो वहाँ खेल के आए थे। तब लगा था कि हाँ, फैमिली को भी लग गया था उस टाइम पे कि हाँ बंदा कुछ कर सकता है। तब मेरे को भी वहाँ थोड़ा फील हुआ था कि हाँ अब तो कबड्डी है, जो कुछ है इसी से लेना है, इसी से देना, जो कुछ है बस यहीं पे है, यही मेरा कैरियर हो सकता है आगे चल के। बिल्कुल। तो बोकारो खेलने के बाद अमित भाई को फीलिंग आई कि यार कबड्डी ही एक ऐसा स्पोर्ट है, कबड्डी में ही मेरा करियर है। पर अमित भाई एक चीज जरूर पूछूंगा, जैसा कि आपने बताया कि जब आपका नाम आया, जब आपका नाम अनाउंस हुआ, तो आपको खुद को नहीं लगा कि यार क्या ये सच में मेरा ही नाम बोल रहे हैं? क्योंकि आई थिंक जब वो कई चीजें जब वो सरप्राइज के तरीके से आती हैं, एकदम से बूम करके जो हमारे सामने आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को या तो एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, और समझ नहीं आता उस चीज को मैं कैसे रिएक्ट करूं, उस चीज का रिस्पॉन्स कैसे करूं। तो अगेन आई एम कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, जब आपने घर पर बताया कि मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ, मम्मी पापा का कैसा रिस्पॉन्स था? उनको तो खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मैं बता रहा हूँ ना, उनको लग रहा था कि ये कुछ नहीं करेगा। न वेट है, न हाइट है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कबड्डी तो अपने साइड में सोचते, कबड्डी तो हट्टे कट्टे का गेम है। तो उनके लिए तो यही लग रहा था कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। उन्होंने तो आज छोड़ रखी थी, लेकिन उनके लिए बड़ा ही सरप्राइज था, वो भी बहुत खुश थे। तो ट्रेन थी, रात की थी, मतलब रात को स्टेशन पे जाना था। ट्रेन थी अर्ली मॉर्निंग की, सुबह की। तो न फैमिली सोई थी न मैं, तो मम्मी ने तो पहले ही, थोड़ी देर पहले ही खाना वाना पैक कर दिया कि बेटा तो जाएगा खेलने, अपने आप ही बैग में कपड़े रख रही है, सब कुछ। मम्मी भी खुश थी उस टाइम पे, और पापा को खुशी हो रही थी बहुत ज्यादा। अमित भाई कौन कौन सी टीम में अभी तक आपका कंट्रीब्यूशन रहा है? कौन कौन सी टीम्स में आपके एसोसिएशंस रहे हैं अभी तक? मेरा 3 टीम में रहा। फर्स्ट 3 सीजन तो मैं खेला हूँ, दबंग दिल्ली से खेला हूँ। और फिर उसके बाद मेरा 4 सीजन गया मैं बंगाल वॉरियर्स में, 5 सीजन तेलुगु टाइटन में। 5th सीजन आपका हाँ। तेलुगु टाइटन में। और अभी इंजरी की वजह से 2 सीजन में नहीं हो पा रहा है, तो अभी रिकवरी करके वापस आएंगे दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर एंड आई होप आप बहुत जल्दी ठीक हो। और जितने भी प्रो कबड्डी के व्यूअर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, अमित भाई के जो फॉलोअर्स हैं, अमित भाई के जो फैन फॉलोइंग है, आई एम श्योर वो सब लोग आपको बहुत ही जल्दी वापस प्रो कबड्डी में देखना चाहेंगे। अमित भाई एक चीज़ इस पर ज़रूर पूछूंगा। एक तो जो आपने बताया आपकी आई पे कुछ हो गया था, कुछ इंजरी आ गई थी अभी। हाँ जी, अभी किस टाइप का क्या इंजरी है वो? अभी मेरी मसल इंजरी है। मसल इंजरी है। थाई मसल होती है, ग्रेस 1, ग्रेस 2, ग्रेस 3। तो ग्रेस 2 में वो थोड़ा क्रैक है, ज्यादा ओवरलोड प्रैक्टिस हो जाती है तो वो पेन करने लगती है, चलने लायक भी नहीं रहते हैं, बैठने उठने लायक है, इस टाइप में हो जाता है। तो अभी तो काफी हद तक वो ठीक है, काफी हद तक रिकवरी कर चुका हूँ। आएंगे दोबारा कम बैक करेंगे पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर अमित भाई आप जरूर वापस आएंगे, और वैसे ही उसी शेर की तरह वापस आएंगे जैसे आप पहले शेर थे। आई एम श्योर वो दिन जरूर वापस आएगा। इस पर अमित भाई ये जरूर पूछूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि स्पोर्ट्स में फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। और अगर स्पोर्ट्स में, आई थिंक वो एक टाइम था, सिर्फ अगर हम बात करें, वो एक टाइम था जब स्पोर्ट्स में सिर्फ आपका खेलने का तरीका देखा जाता था, आप स्पोर्ट्स में कितने अच्छे आप खिलाड़ी हो उसको चीज को देखा जाता था, पर फिटनेस पर उतना फोकस नहीं करा जाता था। पर आज के टाइम में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स में फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अमित भाई आपका क्या विचार है, क्या ओपिनियन है आपका इसके बारे में? फिटनेस आज की डेट में कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है? सारा गेम ही फिटनेस के ऊपर हो गया आज के टाइम में। आप ये नहीं है कि आप हाइट है, हट्टे कट्टे हो तो आप कबड्डी में ये मतलब कबड्डी खेल ही सकते हो। आपकी फिटनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग में तो आप फिटनेस करोगे ही करोगे, इवनिंग में आपको ग्राउंड प्रैक्टिस जरूरी है, मॉर्निंग में आपको 2-3 घंटे चाहिए। और अब तो आजकल लोग
ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्रेनरों को ले रहे हैं, उनसे फिटनेस ले रहे हैं। पहले कोई किसी के पास कोई ट्रेनर नहीं था, अब तो प्रो कबड्डी आने के बाद सब ट्रेनरों के पैसा हो गया, सब ट्रेनरों के पास जा रहे हैं। पहले तो अपने गांव में जो अपने सीनियर थे वही हमें फिटनेस कराते थे, वही इवनिंग में प्रैक्टिस कराते थे। तो फिटनेस तो मेरे हिसाब से क्या सबके हिसाब से ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई है अपनी लाइफ में। वैसे भी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट हो गई है, प्लेयर के लिए तो सबसे बेस्ट सबसे पहले फिटनेस ही है। डाइट और फिटनेस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो जो ये हम ज़्यादा सप्लीमेंट की तरफ भागते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। स्टेरॉइड जो वगैरह लेते हैं इनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और ये ड्रॉपिंग में भी आते हैं, आप नहीं खेल पाओगे, इनका ड्रॉप टेस्ट भी होता है, फिर आप पे बैन लग जाएगा, आपका नाम भी खराब होगा। ड्रॉपिंग में तो आप आ गए तो ये सोच लो कैरियर ही खत्म होगा। तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। घर की भी डाइट होती है, दूध होता है, दही होती है, घी होता है, अपना रोटी होती है। हम तो यही खाते थे पहले, घी था, दूध था, दही, रोटी, बस इन्हीं में चलता था अपना। आपने जब अपना करियर स्टार्ट करा, जब नेशनल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, तो किस टाइप की आपकी क्या डाइट थी? कि जो आपने बताया कि मैं पहले 28 किलो का था, फिर मैं 50 किलो का हो गया, क्योंकि आई थिंक स्पोर्ट्स में आने के लिए एक कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा हेल्दी, थोड़ा सा आपको वेट की जरूरत भी है। तो आपने अपने डाइट प्लान कैसा रखा उस टाइम पर? मेरा तो भाई स्टार्टिंग से ही डाइट प्लान ये था कि मैं प्रैक्टिस करके आता था, तो आते ही घर पे दूध लेता था, दूध पी लिया, थोड़ी देर बाद रोटी खा ली, रोटी सब्जी ले ली, फिर सोते टाइम फिर दूध पी लिया रात को। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि भाई अगर यार दूध पी लिया, ज़्यादा दूध पी लिया तो फैट निकल आएगा, या ज़्यादा रोटी खा ली तो फैट निकल आएगा, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचा। बस ये था कि प्रैक्टिस हार्ड, ज़्यादा फिटनेस, तो आप कुछ भी खाओ, कुछ भी लो, सब कुछ आपको पचेगा। अब आप ज़्यादा सप्लीमेंट की तरफ भागोगे, सप्लीमेंट पे ध्यान है, और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिटनेस नहीं करोगे, तो आपका सप्लीमेंट भी आपका वेस्ट जाएगा। प्रोटीन वगैरह कुछ भी लेते हो आप, वो सब वेस्ट ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है आपकी प्रैक्टिस, आपकी फिटनेस, वो हार्ड होनी चाहिए। आप बाकी कोई चीज़ भी खाओ, वो आपको पचेगी। फिटनेस के बारे में क्या बताओगे आप? थोड़ा सा प्लीज फिटनेस के बारे में बताइए कि अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन रखें। अगर आप पे, वही मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर आप पे सूरज आप पे हावी हो गया तो आपकी फिटनेस नहीं आएगी, और आप सूरज पे आप हावी हो गए तो आपकी फिटनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि अगर सूरज से पहले आप उठ गए तो आप सूरज को मात दे दोगे, और सूरज आपसे पहले उठ गया तो सूरज आपको मात दे देगा। तो अमित भाई, अगर आपकी बात सही समझाऊं, तो आपका कहने का मतलब है कि सूरज निकलने से पहले आपको अपना एक्सरसाइज या आपका जो डेली जो रूटीन है, चाहे आप रनिंग करते हो, चाहे आप अपना घर पे वर्कआउट करते हो, वो चीज आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए सूरज को मात देने के लिए। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सूरज उगने से पहले आप अपने ग्राउंड पे होने चाहिए। आपकी प्रैक्टिस जो मॉर्निंग फिटनेस है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जब आप जो सूरज का टाइम होता है, पूरा जो धूप निकलने का टाइम होता है 7-8 के करीब, वो आपका टाइम रेस्ट टाइम होना चाहिए। घर पे आके आपका ब्रेकफास्ट करके, और वो आप उस टाइम पे अपना रेस्ट ले, और ताकि आप इवनिंग में जो प्रैक्टिस होगी, आपकी ग्राउंड प्रैक्टिस होगी, उसके लिए आप अपने आप को रेडी रखें। क्योंकि आपका जब हैवी वर्कआउट हो जाता है ना, तो उसके लिए आपकी बॉडी टूटने लगती है, तो उसके लिए आपको रेस्ट बहुत जरूरी है। वो रेस्ट ले और फिर आप ग्राउंड पे अच्छी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि जितनी हम हार्ड प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम वर्कआउट करते हैं, उसके बाद डेफिनेटली बॉडी को चाहिए कि एक आराम चाहिए, एक रेस्ट चाहिए। अदरवाइज ज्यादा वर्कआउट करने से भी, या फिर ज्यादा स्ट्रेस लेने से, या ज्यादा फिटनेस के ऊपर फोकस करने से कई बार बॉडी में ऐसी इंजरीज हो जाती हैं जिनमें साल 2-2 साल या और भी ज्यादा टाइम निकल जाता है। पर अमित भाई, एक चीज और जरूर पूछूंगा इस बारे में कि अक्सर देखा जाता है कि हर एक खिलाड़ी जब वो स्टार बनता है, स्टार बनने से पहले लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा फेज आता है जहां पर उसको लगता है कि नहीं यार, बस बहुत हो गया, अब इससे आगे नहीं, ये एंड है, बस अब मुझे ये चीज छोड़ देनी है, या ये चीज मुझे आगे हेल्प नहीं कर रही है। तो क्या कुछ ऐसा अपनी लाइफ में भी था? मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कबड्डी छोड़ देनी है, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, उनकी वजह से ये आ गया था कि शायद अब गेम नहीं हो पाएगा। एक टाइम आया था 2011 में टाइम था, और वो टाइम मेरा पीक टाइम था। उस टाइम पे मैं अच्छे मतलब प्लेयरों में, प्रैक्टिस में, मैचेस खेलने में अच्छे मतलब नाम हो चुका था कि हाँ, अमित चिल्लर नाम का लड़का कबड्डी खेलता है, पहचान हो गई थी एक उस टाइम पे, प्रो कबड्डी से पहले ही। अच्छा। हाँ,
मैं कंटिन्यू दिल्ली से, अपनी दिल्ली स्टेट है जो, इससे नेशनल टीम में मैं कंटिन्यू जाता था। बहुत ही अच्छी बात है। जूनियर, सब जूनियर से लेके जूनियर, सीनियर, हर चीज में मैं स्कूल नेशनल, कोई भी टीम, अंडर 14, 16, 17, 19, हर नेशनल में दिल्ली से खेला हूँ। तो मेरा नाम हो चुका था दिल्ली टीम से भी और इंडिया में भी हो चुका था। और उस टाइम क्या हुआ था कि जो मेरे फादर हैं, हम घर पे, बैकग्राउंड तो इतना स्ट्रांग नहीं था, खेती करते थे और मतलब दूध का काम करते थे। हमने जो होता है दूध का काम करते थे। उस टाइम फादर को 2011 में कैंसर का पता चल गया था घर पे कि फादर को कैंसर हो गया। उस टाइम कैंसर का पता चला और उसी दौरान 2011-12 में भाई का, जो भाई था वो दूध का काम करता था, फादर दोनों मिलकर करते थे। तो भाई का पेट का ऑपरेशन बोल दिया था उनको, अपेंडिक्स होती है कुछ होता है, इनका दर्द होने लगा तो उनको पेट का बोल दिया। तो घर पे कुछ वो नहीं था, सोर्स नहीं थी, इनकम नहीं थी, सिर्फ खेती की थी या दूध की थी। तो पापा को कैंसर हो गया और भाई को भी प्रॉब्लम हो गई। उस टाइम पे पापा ने बोला भाई तेरे को तो दूध दे के आना पड़ेगा। यहाँ नजफगढ़ में दूध देने आते थे घर से, 15-20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर ही होगा, तो वहाँ से बाइक पे दूध देने के लिए आते थे। तो 1 महीने तक मैंने जैसे कैसे करके दूध दिया। फिर मैंने फादर को ही बोला कि पापा मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ये दूध का काम मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा कैरियर सारा खत्म हो जाएगा और मेरे से दूध का काम हो भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने भी थोड़ा समझा कि भाई अब देखते हैं। तो उन्होंने पहले तो यही बोला कि भाई अब घर कैसे चलेगा, नहीं तो तो उस टाइम पे मैंने फिर मना ही कर दिया कि पापा ने भी सोचा कि भाई इसका कैरियर, ये दूध का काम कर भी नहीं सकता और इसका कैरियर अब अच्छा नाम हो रहा है, कबड्डी में गेम है, तो हो सकता है अब आगे चल के इसको जॉब भी मिल जाए। तो मैंने पापा को भरोसे में लिया कि पापा मैं जॉब कर लूंगा, कबड्डी से मेरे को जॉब मिल जाएगी, मेरे को विश्वास है अपने ऊपर। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर देख ले भाई। तो मैंने फिर वो दूध का काम छोड़ के, और प्रैक्टिस तो करते ही थे, टूर्नामेंट में जाते थे, वहां से थोड़ी इनकम हो जाती थी। अपनी कबड्डी में टूर्नामेंट होते 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के ऐसे टूर्नामेंट होते, गांव में होते 50,000 का, ऐसे 20-30 हजार के ऐसे टूर्नामेंट होते रहते थे, उनमें से भी पैसे आते थे और थोड़ा खेती वेती से भी आ जाते थे। फिर अपना सिलेक्शन हो गया इसमें, रेलवे में जॉब भी मिल गई, पापा खुशी हो गई, प्रो कबड्डी में सिलेक्शन हो गया, वहां से भी पैसे आने लग गए। लेकिन ये था कि जब जो मेरा 5 सीजन था प्रो कबड्डी का, उसमें मैं शूट पे जा रहा था, टीम में सिलेक्शन होने के बाद मुंबई शूट होता है अपना, तो मुंबई में शूट पे थे, शूट हो गया था, वापिस अपने कैंप के लिए रवाना हो रहे थे हैदराबाद के लिए। तो उस पे एयरपोर्ट पे ही कॉल आया घर से कि पापा एक्सपायर हो गए उस टाइम पे। तो मैं था अपने मैनेजर की, टीम मैनेजर के पास गया, वहाँ टीम मेंबर थे सभी, मैंने उनको बोला कि मेरा जो टिकट है वो आप हैदराबाद की जगह दिल्ली का बना दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्यों भाई क्या हुआ, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे फादर को कैंसर था और वो एक्सपायर हो गए। तो उस दौरान बीच में मैं आया घर पे, थोड़ा घर वालों को अपने अंदर थोड़ी क्षमता लगा देखी, थोड़ा संभाला अपने आप को। अब मैं अपनी फैमिली के सामने ज़्यादा इमोशनल होता तो उनको कौन संभालता, मैंने अपने आप को भी संभाला इमोशनल होने से और फैमिली को भी संभाला। तो फिर फादर एक्सपायर होने के बाद मैं तो सोच रहा था कि नहीं घर पे रहूं 13 दिन तक। 13वीं होने के बाद फिर मम्मी पापा, जो ताऊ थे, भाई था, उन्होंने, फादर एक्सपायर तो हो गए थे, मम्मी ने, ताऊ, भाई, इन्होंने दोस्त थे, उन्होंने बोला कि नहीं तेरे को खेलना चाहिए, जाना चाहिए। तो फिर मेरे को इन्होंने भेज दिया, मैं आ गया कैंप में वापस। कैंप में आने के बाद प्रैक्टिस में तो मन लग नहीं रहा था, जैसी जैसी हो रही थी उस टाइम पे से जैसी तैसी हो रही थी वो कर रहे थे प्रैक्टिस। फिर वो प्रैक्टिस में फिर चोट लग गई, वहीं पे इंजरी हुई थी, वहाँ से इंजरी स्टार्ट हुई। मैं 1-2 मैच खेला गया, वो भी नहीं खेल पा रहे थे। फिर वहाँ से कैरियर ने वापस वहाँ से यू टर्न ले लिया कैरियर ने, नहीं तो कैरियर अच्छा चल रहा था, फादर थे, कोई ये नहीं था कि लोड नहीं था, घर परिवार को फादर संभाल रहे थे। अब बाप तो मानते हो कि बाप है तो कंधा हैवी होता है, उनके होने से सब कुछ ठीक था। लेकिन ये है कि जो भी है अमित भाई, बिल्कुल हम
उनके डेफिनेटली हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम डेफिनेटली विल प्रे फॉर दैट। बहुत ही इंटेंस, बहुत ही क्लोज रहने वाली चीज़ें जो आज आपने हमारे इंटरव्यू में लोगों से शेयर करी हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से, आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने की लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, जैसे आपने बताया घर में आपके भाई दूध का काम करते थे, डेयरी होती थी हमारे पास, और फादर साहब हमारे खेती का काम देखते थे, फार्म्स वगैरह देखते थे, और आपका शुरू से इंटरेस्ट था कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे कबड्डी में ही जाना है। और इन सब चीज़ों के बावजूद जो फिर आपने एक हमारा फैमिली में लॉस भी हुआ, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी आपका एक वो विल पावर, एक वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहा आपका कि यार चाहे कुछ हो जाए लाइफ में, कबड्डी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे को करियर बनाना है, कबड्डी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सक्सेसफुल बनाएगी। तो इस चीज़ के लिए अमित भाई हैट्स ऑफ है आपको, आपकी जिंदा दिली को, आपके जज्बे को, जिस जज्बे से आपने अपने स्पोर्ट्स करियर को और अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया है। अमित भाई इस चीज़ पे एक ज़रूर, और आपसे ज़रूर एक चीज़ और ज़रूर पूछना चाहेंगे, ये जितने भी नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको, या जो खिलाड़ी जो बनना चाहते हैं, नेशनल आना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पर खेल रहे हैं, उनको आपका क्या गुरु मंत्र है, उनको क्या आप गुरु मंत्र देना चाहेंगे ताकि वो अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर पाएँ, आने वाली मुश्किलों के लिए, आने वाले चैलेंजेस के लिए, और साथ में जब उनको चैलेंजेस पता होंगे, जब चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, तो डेफिनेटली आई एम श्योर आप लोग अमित भाई जैसे एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। तो अमित भाई क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे आप उन सब लोगों को? भाई सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि किसी के माता पिता या गुरु अपने बच्चे को या अपने शिष्य को ये नहीं चाहेंगे कि वो गलत रास्ते पे जाए। उनका सदा आदर करना चाहिए, और जो अपनी बुरी आदतों की तरफ भागते हैं आजकल, उन सब चीज़ों को छोड़ के, और जो आपका मेन फोकस है, जो आपने सोचा है कि मेरे को कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती, कोई भी गेम है उसमें अपने आप को अपना नाम करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना सिर्फ फोकस रखे, तो सिर्फ अपने गेम पे रखे, बाकी चीज किसी चीज सभी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी आपको। किसी चीज़ कोई आपको बोलेगा कि नहीं यार चल आज वहाँ चलते हैं, प्रैक्टिस को अवॉइड करो, तो वो प्रैक्टिस आपको अवॉइड नहीं करनी, चाहे आपका कितना ही खास दोस्त हो, उस दोस्त को अवॉइड कर दो, आपको प्रैक्टिस अपनी अवॉइड नहीं करनी। सबसे मैं तो यही करता हूँ और सबको यही बोलता हूँ कि अपनी प्रैक्टिस और अपनी फिटनेस, और सबसे मेन चीज़ जो आपका गेम है, आप उस पर अपना फोकस बनाए रखें। थैंक यू सो मच अमित भाई, आपने इतना टाइम लिया, हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारे व्यूअर्स के लिए जिनके पास आई एम श्योर जो सब लोग आपका मैसेज, आपका इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे और इस चीज़ को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। जिस टाइप का आपका बैकग्राउंड रहा, जिस टाइप का आपका स्टोरी रहा, अचीवमेंट्स रहा, दैट इज डेफिनेटली कमेंडेबल। सो अमित भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और बहुत अच्छा लगा अमित भाई आपसे बात करके, एंड वी विश यू लक। हम ज़रूर विश करते हैं कि आप अपनी इंजरी से वापस आएँ और वैसे ही एक शेर की तरह वापस आएँ जैसे हमने आपको पहले प्रो कबड्डी में देखा है। थैंक यू सो मच अमित भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आप भी हमारे पास आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप जो भी है हमारे स्पोर्ट्समैन उनका इंटरव्यू लेते रहे और आगे उनको पर्दे पे लेके आए और उनको आप पहचान दे। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल अमित भाई, हमारे बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी, एंड आई एम श्योर जब तक हमारे पास आप जैसे भाइयों का प्यार रहेगा, डेफिनेटली आई थिंक वी वुड डेफिनेटली डू समथिंग फॉर देम टू। थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू सो मच भाई।